हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी फिनिश कर चुके थे। आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। बुक निकाल लीजिए सब, और सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप समझना ध्यान से, पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन। प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी का मतलब होता है रो, और कंडक्टेंस का मतलब होता है सिग्मा। बच्चों, आपने देखा था कि सिग्मा तो 1/रो होता है, एन स्क्वायर टॉप ऑन है। मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बच्चों, सिग्मा इंटू रो कितना आएगा 1, मतलब कंडक्टेंस और रजिस्टिविटी का जो मल्टीप्लाई है वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। तो बताओ ये किस पर डिपेंड करेगा? तो आंसर आएगा कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये तो एक कांस्टेंट संख्या है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ना दोबारा। द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन, कि कोई कंडक्टर है उसकी रजिस्टिविटी मतलब रो, कंडक्टेंस मतलब सिग्मा, इनका मल्टीप्लाई किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर आएगा किसी पर डिपेंड नहीं करता। आंसर है नन ऑफ द अबव। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, टू वायर ऑफ सेम साइज हैविंग रजिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2 आर कंबाइंड इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। बच्चों, दो वायर हैं, लेंथ क्रॉस सेक्शनल सब कुछ सेम है, रजिस्टिविटी एक की रो है और एक की रो 1 है, एक की रो 2 है, सीरीज में कनेक्ट हैं, तो नेट रजिस्टिविटी क्या होगी? बच्चों दिमाग लगाना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों, मैंने आपको कॉम्बिनेशन करना रजिस्टिविटी का तो नहीं सिखाया, पर रेजिस्टेंस सिखाया है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते तो RS का फॉर्मूला क्या आता? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और आप जानते हो बच्चों कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो होता है रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का है बच्चों, वही कॉम्बिनेशन रजिस्टिविटी का भी हो सकता है। खेल खत्म। मेरी बात दोबारा समझें आप। पहला क्वेश्चन था कि एक कंडक्टर की रजिस्टिविटी और कंडक्टेंस का जो मल्टीप्लाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो बच्चों, जो कंडक्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रजिस्टिविटी के, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आया, मतलब ये जो मल्टीप्लाई है ये कांस्टेंट है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, पहले का आंसर। दूसरा बोल रहा है कि दो वायर हैं, रजिस्टिविटी रो 1 और रो 2 है, सीरीज में कनेक्ट हैं, तो नेट रजिस्टिविटी क्या होगी? मैंने आपको कॉम्बिनेशन करना रजिस्टिविटी का नहीं सिखाया, रेजिस्टेंस का सिखाया है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते तो फॉर्मूला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता, पर आप जानते हो कि R और रो तो प्रोपोर्शनल है, रो बढ़ता है तो R बढ़ता है, रो घटता है तो R घटता है, तो जो कॉम्बिनेशन R का है वही कॉम्बिनेशन रो का भी होगा। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, ए रजिस्टर कंडक्टर इज कनेक्टेड टू बैटरी से कनेक्ट है। इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज बाई कूलिंग देन करंट विल बी। ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई कंडक्टर है जो बैटरी से कनेक्ट है और आप कूलिंग के प्रोसेस में टेम्परेचर कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो करंट पर क्या इफेक्ट आएगा? ऑप्शन है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, या नन ऑफ दीज, कुछ कह नहीं सकते। तो सोचिए बच्चों, जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो क्या टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस भी कम होगा? आपने एक हेडिंग पढ़ी है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर डाउन करूंगा तो रेजिस्टेंस तो डाउन होगा। मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाई है सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता है, एक निश्चित फिक्स टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, उसे बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। बात यह है कि मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस कम होगा, और बच्चों रेजिस्टेंस जितना कम होगा ना, करंट उतना ज्यादा आएगा। खेल खत्म। अगर कूलिंग का प्रोसेस है, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होगा,
और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। आपने इसका एक तर्क भी दे दूं आपको, ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, देन यू कैन से I इज इक्वल टू V अपॉन R, मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज देन करंट डिक्रीज, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज करंट इंक्रीज। आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, उससे रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ और करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो आंसर आएगा इंक्रीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 देखिए, ए सेल ऑफ ईएमएफ 2.1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेल का ईएमएफ ई दिया हुआ है 2.1 वोल्ट। क्या है बच्चों, 2.1 वोल्ट, गिवन टू द करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। करंट यानी कि आई 0.2 एम्पियर है। दिस करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम से ये करंट फ्लो हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकली क्वेश्चन है। सेल का ईएमएफ आपको 2.1 वोल्ट दे दिया, करंट दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया और स्मॉल आर निकलवा रहा है। कैसे कैसे आगे बढ़ाओगे बच्चों, एक सूत्र है करंट का, आप ये सूत्र याद कर ले तो अच्छा रहेगा। करंट का सूत्र क्या होता है वैसे नॉर्मल, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहां से देखना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज तो बैटरी का ईएमएफ ही होगा, मतलब ई अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ये तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये बैटरी का इंटरनल, दोनों को जोड़ दो, टोटल बन जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा बताओ, ये आगे भी कई जगह काम देगा। तो जब भी इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ बैटरी, करंट, इन सब की बात करता है, फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आई कितना है 0.2 एम्पियर, 0.2 बटा 1। ईएमएफ कितना है बच्चों 2.1, कैपिटल आर 10 और स्मॉल आर तो हमें निकालना ही है। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो 20 प्लस 2r इज इक्वल टू 21। 20 को उधर ले गया तो कितना आएगा 1 और r की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 ओम। सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोट करें ये 4 क्वेश्चन एक बार पहले। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक वीआई एक ग्राफ बना के दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने ग्राफ बना के दिया है, देखिएगा। इस एक्सिस पे इसने लिया है वोल्टेज, इस एक्सिस पे इसने लिया है करंट, और 2 ग्राफ दिए हुए हैं जिनके टेम्परेचर हैं T1 एंड T2। ये ग्राफ इसने बना के दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वीआई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन इन फिगर इफ द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर R1 एंड R2। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर T1 है उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है R1 और T2 के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है R2। विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर T1 एंड T2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि T1 इज इक्वल टू T2, T1 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1, नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। मेरी बात है आप बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अगर 1 मिनट के लिए मैं टेम्परेचर को हटा दूं और कहूं बच्चों ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखा रखी है, आप याद करिए। मैंने कहा था R इज इक्वल टू है बच्चों B अपॉन I, तो B वाले एक्सिस को पकड़ लीजिए, पकड़ लिया, पास में कौन है R2, तो सर R2 ज्यादा है R1 से। ऐसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन और भी बहुत सारे तरीके हैं, सबसे इजी मेथड तो ये है। R इज इक्वल टू B अपॉन I है, वोल्टेज, अगर वोल्टेज यहां होता तो R1 बड़ा होता R2 से। वोल्टेज वाले एक्सिस को पकड़ लीजिए, उसके जो नजदीक है वो सबसे बड़ा, तो वोल्टेज के नजदीक कौन सा है, R2 बड़ा है R1 से। और आप जानते हो बच्चों R इज प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाओगे, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर
इन डिक्रीज करोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का है बिल्कुल वैसा का वैसा कॉम्बिनेशन टेम्परेचर का आ जाएगा, देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था अभी रेजिस्टिविटी वाला। बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का है वही टेम्परेचर का होगा और वही रेजिस्टिविटी का भी होगा। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंड फ्रॉम ए सिटी टू अनदर सिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर थ्रू द कॉपर वायर। हमें इलेक्ट्रिक करंट को किसी एक शहर से दूसरे शहर भेजना है जिनके बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। पोटेंशियल ड्रॉप पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। हर एक किलोमीटर पर पोटेंशियल 8 वोल्ट डिक्रीज होता है। बच्चों देखो, आपने देखा होगा कि अगर मुझे करंट को बहुत बहुत ज़्यादा दूर भेजना हो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ राजस्थान में करंट बन रहा है रावत भाटा कोटा में, और हमें उसे हमारे यहाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट में लेके आना है, तो आपने देखा होगा ना वो टावर वाले खंबे होते हैं, बड़े 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 खंबे होते हैं, उन पर जाता है हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज में क्यों जाता है? क्योंकि जब करंट आगे बढ़ता है ना तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। आपने एक प्रॉब्लम गांव में देखी होगी कि अगर गांव बहुत लंबा है, ट्रांसफार्मर गांव के स्टार्टिंग में रखा है, तो अंत में आते आते जो लास्ट वाले घर होते हैं उनमें लाइट डिम पहुंचती है, स्लो पहुंचती है, क्योंकि मैक्सिमम पावर को आगे वाला यूज कर लेता है। तो मतलब मैं आपको खाली ये समझाना चाह रहा हूँ सारे में कि जब वोल्टेज आगे बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए हाई वोल्टेज भेजते हैं। कितना ड्रॉप होता है देखो उसके हिसाब से ना, छोड़ो बातों। खैर, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंड फ्रॉम ए सिटी टू अनदर सिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर थ्रू द कॉपर वायर्स। पोटेंशियल ड्रॉप पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। 1 किलोमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 8 वोल्ट। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करना चाहूं यहां पर V की, तो 150 इंटू 8 वोल्ट, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आपको एक शहर से दूसरे शहर इलेक्ट्रिक करंट भेजना है थ्रू कॉपर वायर, उनकी डिस्टेंस 150 किलोमीटर हो गई, पर किलोमीटर में 8 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डिस्टेंस का पर किलोमीटर से। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर किलोमीटर 0.5 ओम। एक किलोमीटर जो वायर है उसका 0.5 ओम रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस भी मैं निकाल सकता हूं 150 इंटू 0.5 ओम पर किलोमीटर दिया हुआ है, आप टोटल निकाल सकते हो। व्हाट इज पावर डिसिपेटेंस ऑफ द वायर, मतलब जो वायरों में कितनी पावर लॉस हुई, पावर लॉस निकालना है पी। बच्चों मैंने कल आपको पावर के 2-3 फॉर्मूले बताए थे। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर नहीं लगेगा, वी आई नहीं लगेगा, एक और था बी और आर में वी स्क्वायर अपॉन आर बिल्कुल लगेगा साहब, दोनों आंकड़े मेरे पास हैं। वी ढूंढो, स्क्वायर 150 इंटू 8 इंटू 150 इंटू 8, और रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो 150 इंटू, क्या इसको 1/2 बोल दें, कोई टेंशन है? 0.5 1/2 ही होता है। 150 ने 150 कैंसिल कर दिया, 2 ऊपर घूम गया, 2 कहां घूम गया? ऊपर। ध्यान से देखना, 8 8 जा 64, और 150 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300, आगे मल्टीप्लाई करूं 192 वॉट, 19200 वॉट, 19200 वॉट, पर मैं किलोवाट में ऑप्शन देख रहा हूं, तो किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और एक या पॉइंट लग जाएगा, यह आएगा 19.2 किलोवाट। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको एक शहर से, एक सिटी से दूसरी सिटी की डिस्टेंस 150 किलोमीटर दी हुई है, पर किलोमीटर वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज निकाल लिया, पर किलोमीटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, पावर निकालनी थी। विशेष इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूले के सिलेक्शन पर, और जो आप भली भांति अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। देयर आर 5 रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। आर ओम के 5 रेजिस्टेंस है मेरे पास। फर्स्ट 3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड 2 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद दीज, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। आपके पास आर ओम के 5 रेजिस्टेंस हैं, और बच्चों देखो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग के तो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, स्टार्टिंग के 3 रेजिस्टेंस तो सीरीज में कनेक्ट हैं, और फिर आने वाले दोनों इन्हीं के साथ, सॉरी स्टार्टिंग के 3 तो पैरेलल में कनेक्ट हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ना आराम से, और आने वाले दोनों इन्हीं के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं। ये आर ओम का, ये आर ओम का, ये आर ओम का, सारे ही आर ओम के हैं, तो हो गया ना। ये तीनों आर ओम के हैं, तो इन तीनों का आएगा R/3।
बच्चों पैरेलल में आपको फॉर्मूला याद होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3, उससे करके देख लेना। इसका जो नेट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, अगर मैं करना चाहूँ पूरा 1/r इक्वलेंट या पैरेलल इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 3/r, उल्टा करेंगे तो r/3। तो नया जो रेजिस्टेंस बनेगा इन तीनों घटा के एक ही लगा दीजिए r/3 का, और r और r सीरीज में तो कितना लग जाएगा 2r। अब जो नेट रेजिस्टेंस आएगा r नेट लिख दो इसको, सीरीज में है ना, तो r/3 प्लस 2r, यानी कि 7r/3 ओम इज द राइट आंसर। अगर r ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, फिर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, आप सॉल्व कीजिए। पहले मैंने पैरेलल सॉल्व किया तो पैरेलल कितना आया r/3 आया, दोनों सीरीज सॉल्व किए कितना आया 2r, और इन दोनों को ऐड करके देखा तो कितना आया 7r/3 ओम। क्लियर? नेक्स्ट लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। 8वां क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओम्स लॉ इज फॉलो। ये कहना चाह रहा है कि आपने ओम्स लॉ वगैरह प्रूफ किए थे ना, I इज इक्वल टू एन Vd वगैरह लगा करके, तो ये कहना चाह रहा है, आसान भाषा में आपको क्वेश्चन पढ़ूं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर किस प्रकार डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको पता है कि Vd का सूत्र क्या है, E टॉप ऑन m, देन Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक कार्बन रेजिस्टेंस, याद आया कुछ कार्बन रेजिस्टेंस से, कलर दिए हुए हैं, पहला तो है ब्लू, फिर है येलो, फिर है रेड, और फिर है सिल्वर। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई है ना इसे सॉल्व करने की। क्या ट्रिक क्या कहती है, बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, लिख लेना आप। तो वी रॉय, ऑफ नहीं लिखना, ग्रेट में केवल जी, ब्रिटेन में वी, हैज नहीं, वेरी गुड वाइफ। और याद रखें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। मिस्टेक कहाँ होती है बच्चों, 3 भी हैं, पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन और तीसरा ब्लू, और 2 जी हैं, पहला ग्रीन दूसरा ग्रे। स्टार्ट करता हूँ ब्लू तो तीसरा भी मतलब ये वाला, तो 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा येलो 0 1 2 3 4 64, 2 डिजिट होती हैं, इंटू 10 टू द पावर। रेड 0 1 2 ओम प्लस माइनस, याद है गोल्डन सिल्वर कलरलेस 5 10 20, सिल्वर 10%, खेल खत्म आपका। 64 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम प्लस माइनस 10%, या ओम को अपन यहां ना लगा करके बाहर भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्हेन वायर कनेक्ट टू द बैटरी, वायर बैटरी कनेक्ट है, गेटिंग हीटेड, हीटेड का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटेड का मतलब क्या होता है, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और हीटेड मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। नंबर 1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बच्चों याद करो, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर वो होगा जो चेंज नहीं होगा। सेकंड है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, अरे ये तो बढ़ेगी भैया, टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टिविटी बढ़ती है। तीसरा रजिस्टेंस, रजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और रह गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये बच्चों कंडक्टर की स्पेशलिटी है, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। नोट करिए, चलो यहां तक रफ्तार में लिखें, रफ्तार में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों इसने एक ग्राफ बना के दिया है, आपको महसूस कीजिए, समझिए। 2 एक्सिस दिए हैं इसने, यहां दिया है I, यहां दिया है V, ये सीधा ग्राफ है, और कुछ इस तरीके से आपको डिजिट दे रखी हैं। एक और है, मैं 3 से काम चला लूंगा। ये 0.1 0.2 0.3 2 4 6, और बोल रहा है बच्चों इसका रेजिस्टेंस निकालिए। ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ से R का फॉर्मूला है V/I। कोई सी भी एक कंडीशन काम में ले लो, अगर आप V की वैल्यू 2 काम में लेते हो तो I की वैल्यू 0.1 लेनी होगी, V की वैल्यू 4 काम में लेते हो तो I की 0.2 लेनी होगी, B की वैल्यू 6 वोल्ट काम में लेते हो तो I की 0.3 लेनी होगी। कोई सी भी काम में ले लो जो तुम्हारी इच्छा।
पहली से करूं तो V कितना है 2 और I कितना है 0.1, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 20 ओम इज योर राइट आंसर। कहानी समझ में आई। आप दूसरी काम में लेते बच्चों तो 4/0.2, पॉइंट के ऊपर जाता 40/2, 20 ओम ही आंसर आता। कैसे भी कर लीजिए। सेकंड है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे याद है क्या, जे का फॉर्मूला क्या था बच्चों, I/A। तो इसकी जो यूनिट आएगी आई की तो आएगी एम्पियर और क्रॉस सेक्शनल एरिया की आएगी मीटर स्क्वायर। देन एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। समझिए ध्यान से, रिलेशन चाहिए कंडक्टेंस यानी कि सिग्मा एंड करंट डेंसिटी मतलब जी। करंट डेंसिटी मतलब ये आपको माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स तो याद है, जी इज इक्वल टू सिग्मा ई इज योर राइट आंसर। इट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती या जिनके लिए वी और आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त ना होकर कर्वेलिनियर प्राप्त होता है, वो है अनओमिक, जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर। बच्चों ये हम चैप्टर नंबर 16 में खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आज इनके नाम याद रखें, डायोड और ट्रांजिस्टर। वैसे नोट्स में लिखवा चुका हूं मैं। 5वां, गिव द डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर। बोलना चाह रहा है कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है, तो लैंग्वेज आप बनाना कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर रजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज, और ये भी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू मटेरियल ऑफ विच रजिस्टिविटी डिक्रीज विद राइज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर होगा। कौन सा होगा, सेमीकंडक्टर। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और एक क्वेश्चन लास्ट 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, आई निकालना है, पावर है 40 वाट और पोटेंशियल है 220 वोल्ट। करंट कैसे निकलेगा बच्चों, तो एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू P अपॉन वी, 40/220 मार दिया 2/11, इसमें 0.1 कितना बचेगा 20 हो गया, 11 से डिवाइड किया क्या बचा 990, जो भी आंसर आना है आ जाएगा। और पीछे आगे बढ़ा के देख लेना। कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां तक आप एक बार इनको लिखें। आज के लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं, कल इन क्वेश्चनों को समाप्त कर देंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, यहां तक आप नोट कर लीजिए।